केमिकल काइनेटिक्स नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है। केमिकल काइनेटिक्स में हमारे पास ये चैप्टर रहा जिसमें हम बात करेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस का, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे, उसमें भी स्पेसिफाई किया हुआ है कंसंट्रेशन और टेम्परेचर और प्रेशर और कैटलिस्ट के बारे में। एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस देखना है, उसमें ऑर्डर क्या होगा, मॉलिक्युलरिटी क्या होगा, रेट ऑफ हमारे पास रेट लॉ क्या होता है और अलग अलग ऑर्डर का हमारे पास उसका रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। उसके बाद जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास रिएक्शंस पढ़ना है। तो रिएक्शंस का अलग अलग ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो हमें जो पढ़ना है वो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पढ़ना है और उनका हाफ लाइफ पढ़ना है, मतलब हमारे पास रिएक्शंस 50% कब कंप्लीट होगा। और उसमें देखेंगे टेम्परेचर का रोल, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस, और नेक्स्ट पढ़ेंगे आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी भी ये बताएगा आपके पास कि कोई रिएक्शंस किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे हमारे पास कितना कंप्लीट होगा। और उसमें हमारे पास देखेंगे एक टर्म्स है एक्टिवेशन एनर्जी, उसका कैलकुलेशन, और नेक्स्ट हमारे पास है कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी में देखेंगे और हाँ बस कॉलिजन थ्योरी देखेंगे। और नेक्स्ट अब जो हमारे पास जो पढ़ना है, ये क्या हो गया, फिर से कट लगाना पड़ जाएगा अब। ओपन हाँ, यहाँ से हम लोग बात करेंगे रेट। हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग जो बात करते हैं कि कोई रिएक्शंस हमारे पास किस रेट से कंप्लीट होगा और कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। तो इतना दूर में हमारे पास यही चेन पूरा यही चैप्टर में यही है कि हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है, कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करेंगे और उसमें हमारे पास रिएक्शंस कैसे कंप्लीट होता है, तो उसका मैकेनिज्म पढ़ना है। मैकेनिज्म में दो ही चीज है, एक हमारे पास आर्हेनियस थ्योरी है और दूसरा कॉलिजन थ्योरी है। तो उसमें हमारे पास दो चीज पढ़ेंगे कि रिएक्शंस एक्चुअली कंप्लीट कैसे होता है। तो अगर इसमें भी लिखना चाहते हो केमिकल काइनेटिक्स में स्पेस है तो इसमें लिख सकते हो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री where we deal factors, rate of reactions and how it occurs और कुछ फिजिकल केमिस्ट्री where we deal rate of reactions and how it's occur and factors, factor of and different factor of chemical reactions। नहीं बस इतना ही लिख लो, लंबा करते जाएंगे तो अलग अलग चलते जाएगा। हमने बात किया थर्मोडायनेमिक्स, हम लोग जो पढ़ते हैं वो फिजिबिलिटी पढ़ते हैं कि कितना परसेंट फिजिबिलिटी में तो रिएक्शंस होगा या नहीं होगा। यहाँ पे उसके हमारे पास चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है कि हमारे पास कोई रिएक्शंस कैसे हमारे पास किस रेट से चेंजेस होगा। तो जो रेट हमारे पास रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट में हमारे पास चेंज होता है वो एक्टिव मासेस होता है, या तो रिएक्शन से प्रोडक्ट हमारे पास सॉइल, लिक्विड, गैस, यही तीन किसी फेज में एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ लिया था कि सॉलिड का एक्टिव मास 1 होगा हमारे पास लिक्विड का कंसंट्रेशन में, और हमारे पास अगर गैसियस है तो उसका एक्टिव मास प्रेशर होता है। तो हमारे पास जो बात करेंगे जनरली हम लोग लिक्विड की ही बात करते हैं, तो या तो हम लिक्विड या गैस दोनों की हम लोग देखने वाले हैं। अगर हमारे पास सिंपल सा अगर हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शंस हमारे पास होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
या फिर हमारे पास प्रोडक्ट। अब जब हम जो चेंज निकालते हैं जनरली हमारे पास फॉलो क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर रिएक्टेंट होगा तो हमारे पास जो फाइनल कंसंट्रेशन होगा वो कम होगा, तो अगर उससे इनिशियल से घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा। मगर जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है वो ऑलवेज हमारे पास पॉजिटिव होता है, तो इसको हम नेगेटिव, अगर रिएक्टेंट के बेसिस पे निकाल रहे हैं तो हमारे पास नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके ओवरऑल रेट को क्या कर देंगे, पॉजिटिव। और प्रोडक्ट होगा तो हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव। और नीचे आ जाएगा हमारे पास जितने टाइम तक हम चेंज इन कंसंट्रेशन लगा देख रहे हैं उतना में कितना टाइम कंज्यूम होगा, तो या चेंज इन टाइम, तो इसमें हमारे पास कितना टाइम लगा। एक चीज हमेशा या एक पॉइंट से लिख सकते हो कि हमारे पास जो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शंस, रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, कि वो रिएक्टेंट्स के बेसिस पे देखें या प्रोडक्ट के बेसिस पे देखें, रेट ऑफ रिएक्शंस हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और हमारे पास जब बात करते हैं रेट का, तो रेट हमारे पास टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस, टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शंस की हम बात करें तो ये 3 टाइप का आएगा। हमारे पास आएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस, दूसरा हमारे पास आएगा इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस, और थर्ड आएगा आपके पास इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शंस। तो अगर हमारे पास जैसे हम लोग कहीं मूव कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास जितना टाइम लगा उसको ट्रैवल करने में, जितना डिस्टेंस लगा, तो डिस्टेंस बाय अगर टाइम कर देंगे तो वो क्या हो जाता है, एवरेज स्पीड। दूसरा, अगर किसी पार्टिकुलर पे हम उसको फोन करके पूछे कि कितने स्पीड से मूव कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, किसी इंस्टेंट पे हमारे पास उसका वेलोसिटी। और दूसरा कि उसका इनिशियल वेलोसिटी, कि जब वो स्टार्ट करना शुरू कर दिया था ट्रैवल, तो उस समय उसका क्या वेलोसिटी होगा, तो वो इनिशियल वेलोसिटी होगा। तो सेम टाइप का रेट भी हमारे पास जो होगा वो 3 टाइप का, एक कि कितना देर तक हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम, ये जब लार्ज चेंजेस होगा तो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस। मगर जब चेंज हमारे पास बहुत कम देर के लिए होगा, तो बहुत कम देर के लिए हमारे पास कंसंट्रेशन भी बहुत कम चेंज होगा, तो हमारे पास उसकी बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस। और हमारे पास इनिशियल क्या होगा, कि जब हमारे पास सीधा सिंपल सा हम बात करेंगे कि हमारे पास शुरुआती में चेंजेस कैसे हो रहा है। जैसे अगर हमारे पास ये डिफरेंट कर्व दिया हुआ है, डिफरेंट कर्व दिया हुआ, ये कर्व क्या होता है कि हमारे पास कर्व में हमारे पास अगर हम किसी पॉइंट्स पे टैंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे, किसी पॉइंट्स पे अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका स्लोप देता है। तो पहले हम लोग बात करेंगे एवरेज का। देखो हमारे पास अगर हम लोग ये लाइंस अगर T1 पे हम बात करेंगे, अगर T1 पे इसका कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का, पहला तो ये समझ में आ रहा है, ये ग्रीन लाइन जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, वाई एक्सिस कंसंट्रेशन है हम, और एक्स एक्सिस टाइम है, और दिख रहा है कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब ये किसका होगा, रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घट रहा होगा, किसी भी एक पार्टिकुलर रिएक्शंस के लिए होगा। अब देखो अगर हम चेंज निकालना चाहेंगे तो हमने पहले पता किया कि टाइम T1 पे कंसंट्रेशन कितना है हमारे पास, R1, हमारे पास T2 पे कंसंट्रेशन कितना, R2। तो अगर एवरेज की बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल। फाइनल क्या था, T2 पे हमारे पास R2 माइनस इनिशियल R1, अब डिवाइड बाय T2 बाय T1। अब क्योंकि ये R2 माइनस R1 नेगेटिव आता और रेट हमारा ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, एवरेज निकल जाएगा। दूसरा, अब किसी पॉइंट पे अगर हमें पता करना है इंस्टेंटेनियस, अगर हमारे पास रेट पता करना है तो सीधा सिंपली क्या करते हैं कि किसी जिस पॉइंट पे पता करना उस पे हम लोग टैंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, और टैंजेंट जब हमारे पास ड्रॉ कर देंगे तो ये क्या होता है, अब यहाँ देखो ये जो पार्ट बताएगा वो चेंज इन टाइम बताएगा, ये dt होता है, और ये जो बताएगा वो हमारे पास जो होगा वो चेंज इन कंसंट्रेशन, यहाँ पे रिएक्टेंट के बेसिस पे ले रहे हैं तो ये dr आ जाएगा। ये हमारे पास dr था, तो ये क्या आ जाएगा, dr बाई dt। अब फिर से वही कि रिएक्टेंट के बेसिस पे ले रहे हैं तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो चेंज नेगेटिव देगा, इसलिए हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो प्रोडक्ट में भी सेम ही काम होगा। अगर प्रोडक्ट का हम बात करें तो प्रोडक्ट की भी बात करेंगे तो हमारे पास सेम ही होगा। जैसे देखो अगर लार्ज हमारे पास टाइम चेंजेस होगा,
जब लार्ज चेंजेस टाइम होगा तो इस केस में भी हमारे पास कंसंट्रेशन भी लार्ज चेंजेस होगा। तो इसको तो एक हमारे पास ऐसा भी लिख सकते थे कि हमारे पास जो होगा आर एवरेज जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा लिख सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय चेंज इन कंसंट्रेशन, सॉरी चेंज इन टाइम। तो ये जब लार्ज हमारे पास कर रहे हैं तो ये क्या हो जाता है, डेल्टा कैपिटल डेल्टा यूज कर रहे हैं तो लार्ज चेंजेस होगा। अगर जब स्मॉल चेंजेस कर रहे हैं तो ये सीधा सिंपली क्या है, माइनस हमारे पास डी आर बाय हमारे पास डी टी। तो ये डेल्टा और ये डेल्टा में अंतर क्या है कि ये लार्ज चेंजेस के लिए देखते हैं और ये स्मॉल चेंजेस के लिए देखेंगे। सेम चीज हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट में, यहाँ देखो कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, टाइम के साथ बढ़ रहा है। अगर टाइम के साथ बढ़ेगा तो ये प्रोडक्ट का है, तो टाइम हमारे पास दो टाइम इंटरवल पे लिए, तो यहाँ पे भी हम लोग बात कर सकते हैं प्रोडक्ट में हमारे पास प्रोडक्ट का जो रेट ऑफ रिएक्शंस होगा, हमारे पास एवरेज रेट, यहाँ पे रेट ही लिखना चाहिए, रेट जो एवरेज होगा वो हम लिख सकते थे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय हमारे पास चेंज इन टाइम। और जब इंस्टेंटेनियसली करेंगे तो सिंपली क्या करते हैं कि किसी पॉइंट पे हमारे पास जो टैंजेंट करेंगे और इसका जो इस लाइन का जो स्लोप होगा वही एक्चुअली में इस पॉइंट पे हमारे पास चेंजेस बताएगा। एक तो हम लार्ज पॉइंट पे हमारे पास लार्ज, एक तो लार्ज चेंज इन टाइम और लार्ज चेंज इन कंसंट्रेशन कर देंगे तो वो एवरेज दे देगा। मगर अगर इंस्टेंट निकालना है, जिस पॉइंट पे पता करना है उस पॉइंट पे हम टैंजेंट ड्रॉ कर देते हैं और टैंजेंट बता देते हैं कि टैंजेंट का जो स्लोप होगा वही उसका हमारे पास क्या होगा, रेट चेंज होगा। तो इंस्टेंटेनियस सेम वही काम है, चेंज इन हमारे पास ये क्या दे देगा, ये हमारे पास डीपी दे देगा और ये हमारे पास डीटी दे देगा। देखो एक रिएक्शन से वाटर का डिकम्पोजिशन है, H2O2 डिकम्पोज करेगा वाटर और ऑक्सीजन गैस में, उसका एक रिएक्शंस का यहाँ दिया हुआ था। तो यहाँ देखो हमारे पास ये रिएक्टेंट का दिया हुआ, तो अगर इनिशियल में हम टैंजेंट ड्रॉ कर देंगे, देखो दूसरा जो सबसे लास्ट में हमने जो लिखा हुआ है ये जो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शंस है, ये तो किसी एक इनिशियल मतलब किसी इंस्टेंट पे ही, ये तो है शुरू में ही, मगर किसी इंस्टेंट पे होगा। इंस्टेंट क्या, t इज इक्वल्स टू 0 पे, या फिर हमारे पास t का जो टाइम का चेंज होगा वो बहुत कम होगा। अगर बहुत कम होगा तो ये एक टाइप है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस का, बस क्या है कि ये इनिशियल में ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जब इनिशियल में ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास इसका प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट का ग्राफ होगा उसमें पता ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट का ग्राफ प्लॉट नहीं हुआ होगा। हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट के बेसिस पे निकाल सकते हैं। तो इसमें भी हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं कि इनिशियल पॉइंट पे अगर एक पॉइंट पे कट करेगा तो मतलब क्या हो गया, उसका टेंजेंट हो गया। तो यहाँ पे फिर पता कर लेंगे कि हमारे पास ये जो कर्व हम लोग ऐसे लगा करके कि ये हमारे पास जो देगा वो dt हो जाएगा, यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन आ जाएगा। और अगर हम किसी पॉइंट पे पता करना है तो उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे और ये क्या दे देगा, इंस्टेंटेनियस। और जब लार्ज की करना है फिर टाइम देख लो। तो हम लोग यहाँ से अगर आगे बढ़े, अगर हम यहाँ से आगे देखेंगे तो हमारे पास एवरेज लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शंस। अगर हम एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज क्या हो जाएगा, चेंज इन हमारे पास कंसंट्रेशन या फिर कंसंट्रेशन। अगर हमारे पास एक रिएक्शंस कंसिडर कर लेते हैं कि रिएक्टेंट हमारे पास चेंज हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट क्या है उससे कोई लेना देना हमें। अगर या तो फिर इसको भी ऐसा मान सकते हो कि प्रोडक्ट P मान लेते हैं, A से हमारे पास R से P में चेंज होगा। तो हमारे पास अगर हमारे पास रेट निकालना चाह रहे हैं, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शंस की अगर हम बात कर रहे हैं, और ये क्या होगा हमारे पास एवरेज। अगर हमारे पास एवरेज होगा तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नॉर्मल जो रेट लिखते हो रिएक्टेंट, और यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। अगर जब ये करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, लार्ज चेंजेस। तो हमारे पास ऐसा लिख सकते हैं, ये कैपिटल डेल्टा रिएक्टेंट डिवाइड बाय चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम। बस यहाँ पे रिएक्टेंट का क्या होगा, नेगेटिव। अगर हम प्रोडक्ट के बेसिस पे लिखना चाहेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय हमारे पास चेंज इन टाइम। रिएक्टेंट में नेगेटिव होगा, प्रोडक्ट वाले में पॉजिटिव होगा। ये एवरेज हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है,
कि अगर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस अगर हम किसी इंस्टेंट पे निकालना चाहते हैं, इंस्टेंट पे अगर निकालना चाहते हैं तो चेंज इन टाइम क्या होगा? जीरो। अगर लिमिट का नाम सुने हो, मैथ्स में एक चीज होता है जिसको लिमिट बोलते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं, एक लिमिट होता है। जैसे समझना, ये जो हमारे पास था अगर हम ये लिख दें डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन चेंज इन टाइम, ये नेगेटिव था। अगर हमारे पास ये लिख दें कि लिमिट यहां पे जो चेंज इन टाइम होगा वो टेंस टू हमारे पास जीरो होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो चेंज इन टाइम जो बात कर रहे हैं, ये एक्सप्रेशन कहीं भी देखे हो? नहीं। इसका मतलब क्या होता है कि लिमिट क्या हमारे पास है कि ये लिमिट लगा दिए, ये हमारे पास फंक्शन, ये तो समझ में आ रहा। इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, डेल्टा टी जो होगा वो टेंस टू जीरो होगा। मतलब चेंज जो टाइम, अगर टाइम चेंज अगर जीरो होगा, जीरो बराबर नहीं है, वो लगभग जीरो के बराबर है। तो अगर लगभग जीरो के बराबर है तो मतलब हमारे पास टाइम ना के बराबर क्या हो रहा होगा? चेंज। अगर चेंज इन टाइम जीरो है मतलब किसी इंस्टेंट पे ही बात कर रहे होंगे। तो जो अगर टाइम बहुत कम चेंज है तो रिएक्टेंट भी बहुत कम चेंजेस होगा। इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारे पास डी आर बाय डी टी, नेगेटिव तो नेगेटिव ही रहेगा। तो जब हमारे पास ये सीधा सिंपली क्या था, लार्ज चेंजेस पे हमने लिमिट लगा दिया कि हमारे पास टाइम जो होगा वो बहुत कम चेंज हो रहा, जीरो के बराबर चेंज हो रहा होगा। जीरो बराबर चेंज हो रहा है टाइम में बहुत छोटा चेंजेस, उसी को हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल डी। अगर हमारे पास प्रोडक्ट के बेसिस पे करना चाहेंगे तो ये ऐसा लिख सकते हैं, हमारे पास लिमिट टाइम टेंस टू जीरो, यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय हमारे पास चेंज इन टाइम, और यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, डीपी बाय डी। क्या बात समझ में आ गया? और तीसरा हमारे पास जो बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे हैं किसी इंस्टेंट पे हम बात कर रहे थे। अगर किसी इंस्टेंट पे हम रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे, हमारे पास इनिशियल बात कर रहे थे ना, इंस्टेंटेनियस नहीं, इनिशियल की बात करेंगे। तो बस ये भी याद रखना कि ये क्या है हमारे पास, टाइप ऑफ इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस ही हमारे पास है। तो इंस्टेंटेनियस में भी हमारे कुछ देर पहले बताया था कि इंस्टेंटेनियस में क्या करते हैं, निकालना होता तो हमारे पास टांजेंट ड्रॉ करते हैं। यहां पे अगर इंस्टेंटेनियस निकाले तो टांजेंट ही तो ड्रॉ कर रहे हैं, बस उसमें क्या है कि हम टाइम चेंज ही नहीं कर रहे हैं, इनिशियल ही टाइम ही ले रहे हैं। जहां पे जो टाइम चेंज ही नहीं कर रहे, डेल्टा टी बराबर नहीं, टी के बराबर जीरो ले रहे हैं। ये चीज समझना, टाइम चेंज करना जीरो मतलब वो तो कहीं पे भी जीरो मतलब इंस्टेंट हो सकता है। और दूसरा है कि हम टी बराबर टी टेंस टू जीरो मतलब हमारे पास टाइम चेंज ही नहीं कर रहे हैं, मतलब वो कुछ नहीं है, इनिशियल की बात कर रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पे यही फंक्शन को अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये अगर हम ऐसा लिख दें, लिमिट्स, यहाँ पे जो चेंज इन टाइम था उसके जगह पे हम लिख देंगे ये टी टेंस टू जीरो, मतलब टाइम हमारे पास चेंज या टाइम जीरो ही है। टाइम टेंस टू जीरो मतलब टाइम जीरो ही, मतलब चेंज नहीं हुआ। वो अगर मान के चलो कि अगर हम 1 सेकंड के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं तो 1 ही सेकंड पे हम पता कर रहे हैं, पहला ही सेकंड पे पता कर रहे हैं, चेंज कुछ कर नहीं रहे। तो t टेंस टू जीरो यहां पे आ जाएगा हमारे पास ये डेल्टा हमारे पास रिएक्टेंट बाय डेल्टा टाइम। बस ये रिएक्टेंट है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, नेगेटिव। अगर हमारे पास प्रोडक्ट के बेसिस पर लिख देंगे तो ये लिमिट क्या हो जाएगा, t टेंस टू जीरो हमारे पास डेल्टा चेंज इन प्रोडक्ट बाय हमारे पास कैपिटल डेल्टा हमारे पास प्रोडक्ट बाय हमारे पास कैपिटल डेल्टा टी। या फिर ये भी लिख सकते हो, बस क्या आएगा कि हमारे पास डेल्टा टी के जगह टी टेंस टू जीरो, कि टाइम ही चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब वो इनिशियल है, वो टेंस टू जीरो है, मतलब वो जीरो बराबर नहीं। अगर टी बराबर जीरो लिख देंगे तब भी जीरो बराबर ना, वो जीरो के बराबर है, जो जीरो को अप्रोच कर रहा है। जैसे अगर मान के चलो कि एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन हमने लिया, यहां पे हमारे पास 3 है, अगर हमारे पास ये जो इधर पॉइंट होगा, ये जो इधर पॉइंट होगा, अगर हम इधर से इधर मूव कर रहे हैं या इधर से हम इधर मूव कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास जो ये इधर से पॉइंट्स होगा, ये ऐसा लिख सकते हैं कि जो हमारे पास जो नंबर्स होगा इधर से बढ़ेंगे तो ये 3 को अप्रोच कर रहा होगा,
जो नंबर होगा वो 3 को अप्रोच कर रहा होगा, 3 के बराबर नहीं है। उसी तरह हमारे पास यहां पे ये इसका मतलब होता है कि t टेंस टू 0 है, 0 बराबर नहीं है, तो 0 से टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता। तो अगर कोई रिएक्शंस को ऑब्जर्व करें तो टाइम हमारे पास चेंज ही नहीं हुआ। पहली बार जैसे अगर हम गाड़ी स्टार्ट किए हैं तो हमारे पास इनिशियल करना है तो टाइम तो चेंजेस नहीं हुआ, तो टाइम हमारे पास जो इनिशियली होगा वही। और यहां पे हम बात कर रहे हैं जो टाइम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये टाइम तो कभी भी हो सकता है, मगर अगर t टेंस टू 0 अगर कर रहे हैं तो मतलब हम टाइम को चेंज ही नहीं करना चाह रहे हैं, वो इनिशियल की बात कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा इनिशियल। तो यहाँ पे इस टेंस टू का मतलब ये होता है कि जो ये नंबर्स होगा वो हो सकता है कि 2.999999 हो, 3 को अप्रोच का 3 के बराबर नहीं है। अगर इससे अगर आधा वाला ले रहे हो 3.000000001, ये 3 के बराबर नहीं है, 3 को टेंस्ड कर रहा है। बात समझ में आया? चलिए लिख लीजिए। मॉडल देने एक बार, थैंक यू। अब कर्व से तुम लोग को तो टेंजेंट के बारे में पढ़ना नहीं है, तो बस वो सिंपली कर्व बना लेना, जो इससे पहले वाला लेक्चर, इससे पहले वाले स्लाइड में है वो कर्व बना सकते हो। टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो मतलब इंस्टेंटेनियस, अगर इनिशियल पॉइंट पे जमा कर इनिशियल पॉइंट पे देख रहे हैं तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शंस हो जाएगा। अगर हमारे पास टेंजेंट ड्रॉ के कर रहे हैं तो वो इंस्टेंटेनियस, और लार्ज चेंजेस लेके कर रहे हैं तो हमारे पास एवरेज। हो गया? जल्दी करें। चेहरे पे चमकान की मुस्कान। ठीक ठीक। इसमें ना बहुत लोग विद्वान हैं, इतना ज़्यादा है ना कि पंखा चालू कर ले। एसी लाइट नहीं है ना, वो जनरेटर से उसका शायद कनेक्शन नहीं है। बढ़िया क्या? चलो अब हमारे पास देखेंगे यूनिट। जो हमारे पास यूनिट रेट ऑफ रिएक्शंस की अगर हम बात कर रहे थे तो उसका क्या क्या यूनिट होगा वो थोड़ा सा देखना। यूनिट हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही तो है। अगर रिएक्टेंट होगा तो नेगेटिव से, और अगर हमारे पास प्रोडक्ट होगा तो पॉजिटिव वही रहेगा, तो उसका नेगेटिव पॉजिटिव का यूनिट से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हम बात कर रहे हैं सीधा सिंपली अगर हम रेट ऑफ रिएक्शंस का, तो हमारे पास सीधा सिंपली क्या कर रहे हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन कर रहे हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय हमारे पास चेंज इन टाइम, यही तो कर रहे हैं। तो कंसंट्रेशन का जो यूनिट लेंगे वो हमारे पास यहाँ पे मोलैरिटी लेते हैं, मोलैरिटी कैपिटल M डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, मतलब टाइम जो लेंगे, टाइम का यूनिट जो हम लोग बात करते हैं वो सेकंड का बात करते हैं, तो ये क्या आ गया मोलार पर सेकंड। अब मोलैरिटी क्या होता है,
मोलारिटी, अरे फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला क्या पढ़े थे या डिफिनेशन क्या पढ़े थे मोलारिटी का? नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन कितने सॉल्यूशन में? 100 नहीं, 1 लीटर। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। तो मतलब अगर मोलारिटी को अगर लिखना, अगर यहाँ या तो ये मोलर पर सेकंड रखो, जनरली जो लिखा नहीं रहेगा, अगर लिखा रहेगा तो देख लेना। अगर मोस्टली जो यूज किया जाता है मोलारिटी को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय हमारे पास वॉल्यूम, कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, और ये टाइम का सेकंड ही रहेगा। तो यहां से देखो एन को मतलब मोल आ गया, नीचे हमारे पास वॉल्यूम मतलब आ जाएगा आपका लीटर, और टाइम है तो सेकंड। अगर सबको एक ही पर लेके जाए मतलब न्यूमरेटर में रखें तो मोल पर लीटर पर सेकंड आ जाएगा, या फिर यहां से जो कर रहे थे मोलर पर सेकंड वो भी कर सकते हो, मगर जनरली यूज किया जाता है मोल पर सेकंड। अब देखो दूसरा एक जो और भी होगा रेट ऑफ रिएक्शंस। हम अगर सॉलिड की बात करेंगे तो उसका चेंज एक्टिव मास ही 1 मानते, कोई यूनिट ही नहीं कंसिडर करते, मगर जब गैस में होगा तो प्रेशर होगा, तो वहां पे आपको ये लिखना पड़ेगा कि हमारे पास चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय हमारे पास चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। तो प्रेशर जो हम लोग मेजर करेंगे वो हम लोग बात करते हैं जनरली एटीएम का, तो एटीएम आ जाएगा। नीचे टाइम का हमारे पास क्या हो गया सेकंड, तो ये आ जाएगा हमारे पास एटीएम पर सेकंड। तो अगर हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन है तो मोलर पर लिक्विड पर सेकंड आ जाएगा रेट ऑफ। सॉलिड का हमारे पास जो एक्टिव मास लेते हैं वो 1, तो 1 लेते हैं तो चेंज इन 1, मतलब 1 में उसका कोई यूनिट नहीं है तो वो क्या आ जाएगा सिर्फ पर सेकंड, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो हम लोग जो बात करते हैं या तो हमारे पास रिएक्टेंट गैसियस फेज में होगा या फिर तो लिक्विड फेज में, सॉलिड की बात ही नहीं करते हम लोग। अब यहां से देखो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस का 2 यूनिट आ गया। तो अगर हमारे पास दूसरा जो पढ़ना है कि कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब कैसे कन्वर्ट करेंगे वो थोड़ा सा देखना। क्या आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा है? क्या पढ़ा है? फॉर्मूला क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन? PV इज इक्वल्स टू NRT। हमारे पास PV इज इक्वल्स टू NRT। हमने अभी क्या लिखा था मोलारिटी को क्या लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो अगर हम यहां से ऐसा लिखें हमारे पास P बाय हमारे पास RT, ये क्या आ जाएगा N बाय V। ये क्या आ गया हमारे पास मोलारिटी तो ही आ गया, तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन है, ये प्रेशर बाय हमारे पास RT है। अब यहाँ से हमारे पास जो लिख सकते हैं ये अगर लिखना चाहेंगे P बाय हमारे पास RT इज इक्वल्स टू हमारे पास सीधा कंसंट्रेशन मानते हैं, C क्या है कंसंट्रेशन है। तो अगर हमारे पास चेंज इन क्या करते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अगर हमारे पास यहाँ से डिफ्रेंशिएट करना चाहेंगे जो दिया हुआ है, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास रिएक्शंस में R तो कांस्टेंट है, रिएक्शंस एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे अकर होता है, तो R और T क्या हो गया कांस्टेंट। अब डिफरेंशिएशन में पढ़ा था जो टर्म्स हमारे पास कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होता, उसको बाहर निकालेंगे, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, अगर हम बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 बाय RT बाहर, ये आ जाएगा dP बाय dt, ये टेम्परेचर है और ये टाइम है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या यही दोनों रेट है चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर हमारे पास ये इसका क्या वैल्यू आ गया 1 बाय अगर RT लिख रहे हैं तो प्रेशर बाय ये क्या जाएगा हमारे पास ATM पर लीटर, सॉरी ATM पर सेकेंड, ATM पर सेकेंड था ये इसका यूनिट, और इसका क्या था हमारे पास मोल पर लीटर पर सेकेंड था। तो अगर हमारे पास मोल पर अगर हमारे पास ATM पर सेकेंड दिया हुआ है तो अगर RT से डिवाइड कर देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड में। और दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास ATM पर सेकेंड दिया हुआ है तो इसको इधर ले जाएंगे तो RT से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा ATM पर सेकेंड में।
तो एक तो फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया। जनरली आपको कन्वर्ट करने के लिए नहीं बोलेगा, मगर मालूम होना चाहिए, बहुत रेयर कंडीशन। तो वर्स्ट कंडीशन के लिए जाएंगे, जैसे इस साल का हमारे पास फिजिक्स का पेपर था, तो उस तरह अगर आ गया तब की बात करेंगे, वरना हम इस ये कभी नहीं पूछने वाला, मगर मालूम तो होना चाहिए। तो हमारे पास दूसरा जो हम क्या लिख रहे थे कि अगर हमारे पास एटीएम पर सेकेंड को, अगर एटीएम पर सेकेंड में चेंज करना चाह रहे हैं हमारे पास मोल पर लीटर पर सेकेंड को, तो इसको अगर आरटी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा एटीएम पर सेकेंड में। अगर हमारे पास मोल पर लीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो एटीएम पर सेकेंड को आरटी से डिवाइड कर देंगे, आरटी से डिवाइड मोल पर लीटर पर सेकेंड, आरटी से मल्टीप्लाई कर देंगे मोल लीटर पर सेकेंड को, तो वो किस में चेंज होगा, एटीएम पर सेकेंड में। लिख लीजिए यहां तक। हो गया। कम से कम ये दो चीज आपको मालूम होना चाहिए। नीचे वाला उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये आपका वर्स्ट कंडीशन के लिए है कि अगर यूनिट कन्वर्जन देगा तो, अगर नहीं देगा तो कम से कम ये दो रेट पता होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन और इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अरे हो गया। चलिए नेक्स्ट अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पहले अब क्या होगा वो थोड़ा सा समझेंगे, और उसके बाद देखेंगे इसके बेसिस पे कैसे रेट लिख सकते हैं। रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस किसका होगा, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, अपेयर होगा। डिसअपेयर कौन होगा, रिएक्टेंट। तो अगर हमारे पास डिसअपेरेंस बोल रहे हैं तो रिएक्टेंट के लिए, अपेरेंस बोल रहे हैं तो क्लियर। चलिए तो यहां से अगर हमारे पास एक रिएक्शंस अगर ले रहे हैं, जैसे मान के चलो कि ए रिएक्ट कर रहा है बी के साथ और सी और हमारे पास डी फॉर्म कर रहा है, और दूसरा हम जो मान रहे हैं कि ये पी टर्म्स, इसका जो ये पी क्या है, स्टोइकोमेट्री है, जो 2 3 4 से मल्टीप्लाई करते हो वही स्टोइकोमेट्री है। तो ये पी है, इसका यहाँ पे क्यू है, ये अच्छा कलर चेंज कर लेते ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पाए। ये हमारे पास पी, ये क्यू, ये आर और एस लिख लेना, वेर पी क्यू आर एंड एस आर स्टोइकोमेट्री,
स्टोकोमेट्रिक, सॉरी नहीं, स्टोकोमेट्रिक का कुछ तो करना है, स्टोसोमेट्रिक कॉफिशिएंट, स्टोकोमेट्रिक कॉफिशिएंट है। अब यहां से थोड़ा सा देखना, हमारे पास रिएक्टेंट का हमारे पास रेट ऑफ क्या होगा, डिसअपेरेंस, और हमारे पास प्रोडक्ट रेट ऑफ अपेरेंस। तो अगर हमारे पास रेट ऑफ अपेरेंस और दूसरा हमारे पास रेट ऑफ डिसअपेरेंस, रेट ऑफ अपेरेंस और रेट ऑफ डिसअपेरेंस, अपेरेंस हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट का होगा, तो प्रोडक्ट का क्या होता है, सीधा सिंपली आ जाता है हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय हमारे पास चेंज इन टाइम। अब ये रेट से कैसे अलग है, रेट से कैसे अलग, रेट में हमारे पास क्या होता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ अपेरेंस में भी बोल रहे हैं चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर हमारे पास यहां पे भी दोनों, अगर ऐसा दोनों सेम नहीं है, यहां पे पहले हम लोग जो मान रहे थे, अगर देखोगे गौर से तो रिएक्ट, अगर हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो मान रहे थे वो चेंज हो रहा था, तो यहां पे स्टोइकोमेट्री क्या था, 1, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, मगर यहां पे हमारे पास क्या है, स्टोइकोमेट्री P, Q, R और S है, तो इसके बेसिस पे जब रेट लिखेंगे तो कुछ अलग आएगा। अब क्या आएगा वो पहले देखेंगे। तो सबसे पहला रेट ऑफ अपेरेंस, ये किसके लिए होगा, ओनली फॉर प्रोडक्ट, और हमारे पास रेट ऑफ डिफरेंस, हमारे पास डिसअपेरेंस होगा ओनली फॉर रिएक्टेंट। ये तो समझाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास इसमें भी क्या आ जाएगा, हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। यहां पे चेंज इन कंसंट्रेशन जो आएगा वो किसकी बात करेंगे, सिर्फ प्रोडक्ट का, और इसमें हमारे पास जो होगा वो रिएक्टेंट का। अब यहां से अगर हम कुछ लिखना चाहें किसी किसी का, अगर हमारे पास, तो यहां से देखना, अगर हमारे पास रेट ऑफ अपेरेंस की बात करेंगे, रेट ऑफ अपेरेंस बात कर रहे हैं किसका, हमारे पास C का, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम रेट ऑफ अपेरेंस अगर हम बात करेंगे D का, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, dt। दूसरा, अगर हम बात करेंगे रेट ऑफ डिसअपेरेंस अगर A की बात करेंगे, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A बाय हमारे पास T, और हमारे पास रेट ऑफ डिसअपेरेंस अगर हम बात करेंगे B का, अच्छा यहाँ पे फिर से नेगेटिव आ जाएगा, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिएक्टेंट में फिर से वही आ जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B बाय T। अब देखो, ये रेट ऑफ अपेरेंस और रेट ऑफ डिसअपेरेंस सीधा सिंपली क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहां से देखो, इसके बेसिस पे अगर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस अगर लिखना चाहेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव, हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन, या फिर हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा रेट ऑफ अपेरेंस या फिर रेट ऑफ डिसअपेरेंस डिवाइड बाय हमारे पास जो आ जाएगा वो आता है स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो देखना यहां से, अच्छा यहां पे प्लस माइनस फिर से वही CNG, तो यहां से देखो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन से अगर लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, हमारे सबसे पहला देखो A है, अगर A के बेसिस पे लिखना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, रेट ऑफ डिसअपेरेंस डिवाइड बाय हमारे पास स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अच्छा रेट तो हमारे पास पहले से पॉजिटिव नेगेटिव, पहले से उसको पॉजिटिव करके रखेंगे रेट,
जो भी होगा, तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम ए के टर्म्स में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय हमारे पास टी, ये क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपरेंस ए का, और यहाँ पे नेगेटिव। अब दूसरा देखो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पे है कितना, पी, तो 1 बाय हमारे पास पी आ जाएगा, ये 1 बाय पी, और इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई, क्योंकि रेट ये जो चेंज आएगा उसको पॉजिटिव करना है। दूसरा, अगर बी के बेसिस पे लिखना चाहेंगे तो बी का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना, क्यू, तो 1 बाय हमारे पास क्यू आ जाएगा नेगेटिव चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय हमारे पास डी टी। दूसरा, अगर C के बेसिस पे लिखना चाहेंगे तो उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, R, तो ये अब प्रोडक्ट आ गया, तो इसमें नेगेटिव मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 1 बाय R चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C बाय हमारे पास T। और लास्ट अगर D के टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो 1 बाय S चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाय T। क्या ये एक्सप्रेशन लिख लोगे? सीधा सिंपली क्या करना है कि जो कोएफिशिएंट होगा उसको रिसिप्रोकल कर देंगे, रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव में, प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, अभी हम लोग देखेंगे। तो एक बार, अच्छा एक मिनट, पीडीएफ जब मिल ही जाएगा तो थोड़ा सा लिख लो, बाद में दिखते हैं ना, जहां पे जो प्रॉब्लम आएगा तहां पे कर लेना। नेक्स्ट देखो, ये देखो हमारे पास क्वेश्चन है 2019 का है। 2019 में क्या पूछा था, फॉर केमिकल रिएक्शंस N2 + 3H2 2NH3, ये एक दिया हुआ, कौन सा हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन इज, कौन सा यहाँ पे जो दिया हुआ है वो करेक्ट होगा। तो सबसे पहला, अगर हमारे पास ये रिएक्शंस है, रिएक्शंस क्या है हमारे पास, N2 ये रिएक्ट कर रहा है 3H2 के साथ और बना रहा है 2NH3। अगर इसके बेसिस पे हम रेट ऑफ रिएक्शंस लिखना चाहेंगे, इसका स्टोइकोमेट्रिक कितना है, 1, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, कोई मतलब नहीं है 1 बाय 1 लिखने का, तो बस सीधा अगर ये रिएक्टेंट है तो क्या आ जाएगा, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइड बाय dt इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 है तो ये क्या आ जाएगा, 1/3, ये माइनस आ जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइड बाय dt इज इक्वल्स टू, ये प्रोडक्ट हो गया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना कुछ जरूरत नहीं है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइड बाय। अब देखो यहां से दूसरा देखना, हाइड्रोजन और अमोनिया, हाइड्रोजन और अमोनिया, देखो 1 - 1/3, यहाँ पे 1/2, मगर यहाँ पे क्या हुआ है, माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये गलत। N2 और अमोनिया, अमोनिया में तो पहला 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दूसरा देखना N2 और हमारे पास अमोनिया, तो N2 में ठीक है नेगेटिव, यहाँ पे सही आ गया। दूसरा देखो H2 में हमारे पास 1/3 होना चाहिए था, क्या बात समझ में आएगा। तो सीधा सिंपल सा रिएक्शंस दिया रहेगा, आपको क्या करना है कि आपको उसका रेट ऑफ रिएक्शंस के बेसिस पे लिखना है। क्लियर, बढ़िया आ गया। चलिए देखिए इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखिएगा, ये क्वेश्चन है 2009 का और इसमें क्या दे दिया हुआ, देखो फॉर द रिएक्शन, सही रिएक्शंस है, हमारे पास दिया हुआ है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 2 × 10⁻⁻⁴ है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, द वैल्यू ऑफ -dH2/dt क्या निकाल सकते हो, पहला रेट ऑफ रिएक्शंस लिखेंगे किसके बेसिस पे, अमोनिया और H2 के ही बेसिस पे, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इन दोनों में कोई रिलेशन आएगा। अब यहां देखो सीधा सिंपली अगर हम रेट ऑफ रिएक्शंस अगर लिखेंगे तो अगर हमारे पास H2 के बेसिस पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/3, ये क्या आ जाएगा हमारे पास DH2 डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, अगर अमोनिया के बेसिस पे लिखेंगे, अमोनिया पर का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/2 हमारे पास D NH3 डिवाइड बाय हमारे पास dt। गौर देखो या क्या हमारे पास इतने का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये क्या लिखेंगे 1/2 × 2 × 10⁻⁴। अब देखो यहाँ पे हमसे क्या पूछा, नेगेटिव का, नेगेटिव dH/dt, तो मतलब 1/3 क्या हो जाएगा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो और यहाँ पे डिनोमिनेटर पे है, उधर हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3 × 10⁻⁴। अगर यूनिट लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो मोल पर लीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर हमारे पास, क्या बात समझ में आ गया।
अगर ये बात समझ में आ गया तो मेरे को ये बताओ कि कौन सा ये करेक्ट है। इसमें तो कुछ दिमाग लगाना नहीं है। तो सोचो इस टाइप का क्वेश्चन आता है और आपको बना लेना है। ये रिएक्शन दिया हुआ है, आपसे क्या दिखा हुआ है, रेट ऑफ अपरेंस ऑफ ब्रोमीन इज रिलेटेड टू रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ ब्रोमाइड। तो आपको इसका और इसका रिलेशन लिखना है और वो देखना कि कौन सा करेक्ट होगा। और इतना टाइम लगेगा? देखो सीधा सिंपली क्या आ जाएगा, ये 1/5 आंसर सी आ रहा है। नहीं सी तो नहीं आने वाला, कम से कम ये तो रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, नेगेटिव तो आएगा। तो नेगेटिव ये हमारे पास दो ऑप्शन में है, ए और बी में किसी एक पे ही आएगा। यहां तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशन कैसे पॉसिबल हो सकता है? या तो दोनों रिएक्टेंट होना चाहिए या तो दोनों प्रोडक्ट होना चाहिए था। देखो यहां से ये Br हमारे पास ब्रोमाइड आयन के बेसिस पे लिखेंगे तो रिएक्टेंट का पार्ट पहला तो नेगेटिव लगाएंगे, 5 है तो 1/5। ये हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, dt इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास Br2 पॉजिटिव प्रोडक्ट है वो, ये क्या जाएगा 1/3 हमारे पास dBr2 डिवाइड बाय हमारे पास क्या जाएगा। अब देखो यहां से हमारे पास पहले वाले टर्म्स में कुछ नहीं रखना है, तो ये 5 को क्या करना है, उधर ले जाओगे। तो हमारे पास क्या लिखे, अच्छा पहला से देखो हमारे पास ऑप्शन से ऑप्शन क्या है, अच्छा dBr2 के बेसिस पे करना है। तो अगर हम यहां से ऐसा लिख सकते हैं dBr2 डिवाइड बाय dt, तो ये हमारे पास 3 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो -3/5 dBr माइनस डिवाइड बाय, देखो ये कौन सा ऑप्शन है। तो कुछ नहीं करना, जिसके बेसिस पे लिखा हुआ है उसके बेसिस पे रिलेशन लिखो। अगर उसमें जो अगर एक्सचेंज करने बोला या तो रेट ऑफ रिएक्शंस बोलेगा या तो बोलेगा कि इसके बराबर कुछ लिख के बताओ। क्या बात समझ में आ गया? अगर बात समझ में आ गया तो अबर इसको मत गलत करना, ये बताओ। अबर यहां से क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास नॉट एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शंस, एक्सप्रेस हमारे पास रिएक्शन रेट, कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कौन रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो आपको बताना है। बी पहला देखो हमारे पास ये हमारे पास कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द रिएक्शन रेट, पहला हमारे पास, अच्छा इसमें तो एक से ज्यादा ऑप्शन से लग रहा है, ऐसा लग रहा है बी नहीं, ठीक सिर्फ ए आएगा। अरे ये क्या है, यहां पे है 1/2 हो जाता ना। तो यहां पूछा हुआ कौन नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कौन नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, इसका अगर हम लिखना चाहेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस अगर लिखेंगे तो क्या हो जाता है, माइनस हमारे पास 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय हमारे पास dt। बी के टर्म्स में लिखेंगे तो कुछ कोई कोएफिशिएंट नहीं, बस नेगेटिव लगा देंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय हमारे पास dt। सी का स्टोइकोमेट्रिक कितना 1/3, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। अच्छा एक हमारे पास है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट, एक से ज्यादा करेक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट है जो तो हमारे पास 1/3 dc बाय हमारे पास dt, और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा वह हमारे पास dd डिवाइड बाय dt। तो अच्छा ये क्वेश्चंस में तब या क्वेश्चंस में मिसप्रिंट है, ये भी हमारे पास पॉसिबल नहीं होता, ये प्रोडक्ट है ये भी नहीं पॉसिबल होता, और उसके बाद बी तो हमारे पास करेक्ट है और हमारे पास ये भी सही है, तो मतलब ये दोनों गलत हो सकता है कि टाइपिंग एरर कुछ हो, मगर जिसके बेसिस पे तो हमारे पास ये दोनों इनकरेक्ट है। क्लियर? चलो अब हमारे पास टाइम कितने बजे तक है, हो गया। तो ये घर में ट्राई करना, रेट ऑफ अपरेंस और रेट ऑफ डिसअपरेंस लिखने आता है,
तो इसके बेसिस पे ये जो क्वेश्चंस दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चंस यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो ट्राई करना, बने तो ठीक, ना बने तो कोई बात नहीं, ट्राई करना आपको। चलिए।